नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में स्थानीय निवास फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा एक्शन। 5 साल तक बने डोमिसाइल की होगी जांच। चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की राज्य भर में हड़ताल। प्रमुख सेवाएं रही ठप। उत्तराखंड में भालू का आतंक जारी। रुद्रप्रयाग में 7 महिलाओं पर किया हमला। चक्राता में दराती लेकर भिड़ गई महिला। भूकंप से बचाव के लिए प्रदेश भर में शुरू हुई मॉक ड्रिल। घायल लोगों के रेस्क्यू का किया गया अभ्यास। सेलाकुई में फूड सप्लीमेंट निर्माता कंपनी पर जीएसटी का छापा। 5 करोड़ की चोरी का खुलासा। चारधाम यात्रा अब 10 दिन और चलेगी। 25 नवंबर को शीतकालीन के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करते हैं खबर खटीमा से, जहां लंबे इंतजार के बाद आखिरकार खटीमा मझोला राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया। सड़क निर्माण शुरू होने से क्षेत्रीय बाशिंदों में खुशी की लहर है। और बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर खटीमा पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर दुर्दशा पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। निर्माण शुरू होने में विलंब के लिए एनएचएआई के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाकर तुरंत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। देखिए, जैसा कि आपको भी विदित है, भाजपा की कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। जो कहा गया है वो करा गया है, और जो चीज़ का समय जब आता है तभी होती है। तो आपको पहले भी बताया गया था कि इस बारे में कि इस रोड का कार्य संपूर्ण हो चुका है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। ये हरियाणा की कंपनी है एसकेएस। तो अभी जो हमारा प्रथम चरण में काम हो रहा है वो स्क्रैपिंग का काम हो रहा है, मिलिंग मशीन लगी हुई है। उसके बाद जो दूसरे चरण में काम होगा वो डब्ल्यूएमएम का काम होगा। डब्ल्यूएमएम हमारा इसमें जाएगा 9 किलोमीटर चारूबेटा तक मझौला से। उसके बाद फिर इसमें डीबीएम होगा पूरा 13 किलोमीटर और पीसी होगी। हमारे ग्राम वासियों के लिए तो बहुत खुशी की बात है, और आज से निर्माण कार्य चालू हो गया है। कल यहाँ श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे, उनके सख्त आदेशों के अनुसार आज से कार्य चालू हो गया है। कल उनको रास्ता बदल के ले जाया गया नहर से, ये टूटे हुए रास्ते। और खबर नैनीताल से, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के दौरान युवाओं ने देश की एकता, अखंडता और समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया। पदयात्रा में युवाओं, छात्र छात्राओं और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवा भारत पदयात्रा का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति, एकता और कर्तव्यनिष्ठा की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं को सरदार पटेल के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सभी के लिए मार्गदर्शक थे। जिस तरह से उन्होंने इस देश को बनाने में जो त्याग किया, वो हमारे उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी रहे। सरदार की उपाधि जो उनको दी गई और लौह पुरुष के नाम से भी वो जाने जाते थे। आज जिस तरह से उन्होंने किसानों के करों के लिए और विरासतों का जो एकीकरण कराया, वो आज बिल्कुल एक ऐसा उन्होंने काम किया है जो भुलाए नहीं जा सकता है। आज हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए, एक संदेश देने के लिए बच्चों को यहाँ पे एकत्रित किया है। खबर अल्मोड़ा से, जहां जिला स्तरीय बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस विज्ञान महोत्सव में पूरे जनपद के लगभग 400 से अधिक बाल वैज्ञानिकों द्वारा अपने प्रदर्शनों के साथ प्रतिभाग किया गया। जिला समाजवाद विनोद राठौर ने बताया कि सरकार द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक सोच को जागृत करने के लिए विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें पहले विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में आने वाले बाल वैज्ञानिकों का ब्लॉक स्तर प्रतिभा करते हैं, और ब्लॉक स्तर से प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में आने वाले बाल वैज्ञानिक जिला स्तर पर इस विज्ञान महोत्सव में प्रतिभा कर रहे हैं।
और भूकंप के बाद आपदा से कैसे निपटा जाए उसको लेकर प्रदेश भर में 80 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून जिले में 10 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके चलते विकासनगर के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोरुआ और चकराता के पाटा गांव में एक्सरसाइज की गई। सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में अभ्यास के दौरान दर्शाया गया कि भूकंप आने के बाद एक रासायनिक गैस फैक्ट्री में आग लग जाती है और जिसके बाद वह रासायनिक गैस का रिसाव हुआ और मॉक ड्रिल करके बताया गया इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। ये एक जो हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके द्वारा एक मॉक ड्रिल आज करवाई गई थी, जिसमें भूकंप की सूचना थी और जिसके बाद एक लिंडे कंपनी है सेलाकुई में, वहाँ पे 80 लोगों के फंसे होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। जिसके बाद स्टेजिंग एरिया बनाया गया, जहाँ पे सारे कंसर्निंग डिपार्टमेंट, NDRF, राजस्व प्रशासन, पुलिस और सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया और उसके बाद हमारी टीम ने मूव किया और उसके बाद जो 80 लोग थे उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। कुछ घायल थे जिनको अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है और जो लोग नॉमिनल लोग थे उनको फ्री कर दिया। और खबर विकासनगर से, जहां कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए चेकिंग में आरोपी से 173.33 ग्राम स्मैक बरामद करने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार नशा तस्कर से पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 52 लाख रुपए कीमत आंकी गई। बताया गया कि पुलिस ने संदेह के आधार पर वाहन को रोककर तलाशी ली और तलाशी के दौरान वाहन सवार ने स्मैक की बरामदगी हुई। इसलिए नशा तस्करी में इस्तेमाल वाहन को सीज कर पुलिस ने आरोपी तस्कर से पूछताछ शुरू कर दी है। और सरोवर नगरी नैनीताल में आज मॉक ड्रिल के तहत आपदा से हुए नुकसान और भूकंप को लेकर DSA मैदान में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई। भूकंप की घटना के बाद पालिका भवन में फंसे लोगों और क्षति की सूचना प्राप्त मिलने के बाद सभी IRS अधिकारी टीमें और राहत बचाव उपकरणों के साथ तत्काल नगर पालिका भवन पहुंचे और आपदा राहत केंद्र ने भूकंप से हुए लोगों को नुकसान और स्वास्थ्य राहत समृद्धि सहित लोगों को सुविधा मुहैया कराई। आज यहाँ पर नगर पालिका नैनीताल की बिल्डिंग में भूकंप से जो है प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें पता ये चला है कि वहाँ पर कतिपय जो कार्मिक थे वो ऑफिस आवर्स में पहुँचे हुए थे, वो लोग वहाँ फंसे हैं और भगदड़ मचने की वजह से काफ़ी सारे लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर आग लगने की भी सूचना प्राप्त हुई है। तो तुरंत मौके पर पहुँच कर यहाँ पर IRS टीम को एक्टिवेट किया गया। यहाँ पर स्टेजिंग एरिया, मेडिकल रिलीफ कैंप और आपका दूरसंचार का कैंप, इसके अलावा हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एस्टैब्लिश करते हुए यहाँ पर NDRF, SDRF, आर्मी, लोकल पुलिस, रेवेन्यू प्रशासन सबको इकट्ठा करते हुए टीम फॉर्मुलेट करके मौके पर भेजा गया। वहाँ सर्च एंड रेस्क्यू अभियान वर्तमान में चलाया जा रहा है। और सितारगंज के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वार तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय संस्कृत स्पर्धाओं का रंगारंग समापन शुक्रवार को उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। संस्कृत समूह नृत्य, अशुभाषण, संस्कृत नाटक, वाद विवाद, श्लोकोच्चारण और समूह ज्ञान जैसी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में क्षेत्र भर के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। आप हमारी ज्वलंत जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी समसामयिक समस्याएं होती है, उनको उजागर करते रहते हैं। प्रश्न चूँकि यह है कि 2 दिवसीय संस्कृत प्रतियोगिताओं का आयोजन हमने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 14 तारीख और 15 नवंबर को किया था। आज इसका समापन समारोह है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना 2000 में हुई थी। उसके बाद से लगातार संस्कृत अकादमी कुछ न कुछ इस प्रकार के संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और परिमार्जन करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चला रही हैं, कार्यक्रम कर रही हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक जो प्रमुख योजना है, इसका लक्ष्य है कि हमारा जो उत्तराखंड है, इसकी जो द्वितीय संस्कृत राजभाषा है, उसका प्रचार, प्रसार, संवर्धन और संरक्षण करना। खबर लक्सर से, जहां तहसील क्षेत्र के कंकरखाता गांव में विवादित भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया गया है कि कुछ लोगों ने रातों रात डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगवा दी। सुबह इसकी जानकारी मिलते ही दोनों पक्ष आमने सामने होकर विवाद करने लगे, जिससे
मारपीट की नौबत आ गई। गांव में मारपीट और तनाव की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया बुझाया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। लगभग 2009 से विवादित चला रहा मामला और इसमें पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति, हरिजन बस्ती और अंबेडकर पार्क के लिए भूमि आवंटित की गई है। जो भूमि सही तरीके से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डीएम साहब द्वारा इसमें यथास्थिति का आदेश किया गया है। तमाम दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो उसमें पाया गया कि मूर्ति स्थापना जो है अभी माननीय न्यायालय का जो यथास्थिति का आदेश है उसको दरकिनार करते हुए भावनात्मक रूप से लोगों के द्वारा स्थापित कर दी गई थी। लेकिन अभी यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय और एसपी देहात महोदय के द्वारा एक सार्थक वार्ता हुई। सार्थक वार्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना गया। पूरे घटनाक्रम के लिए जो दोनों पक्ष हैं और विशेष तौर पर जो जिन पक्ष ने मूर्ति रखी थी उनको धन्यवाद अदा करूंगा। उनके बड़े बुजुर्ग लोग बीच में आए, क्योंकि जो लैंड है वो विवादित है, अभी उसका टाइटल कोर्ट से या चकबंदी न्यायालय से डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो दोनों पक्ष उसमें अपनी हकदारी या दावा क्लेम करते हैं, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी पेंडिंग है और उचित वार्ता के बाद उन्होंने सहमति दी है। और देखिए, जो ये कंकर खाता में डिस्प्यूट है ये न्यायालय में विचाराधीन है, तो दोनों पक्षों को इसके बारे में बताया गया है कि न्यायालय से जब तक डिसीजन ना आए तो यहाँ मौके पे यथास्थिति बना के रखें। और दोनों पक्ष ये बात समझ भी गए हैं, तो इनको यही बताया गया है कि जब डिसीजन फाइनल होगा उसी के बाद कुछ यहाँ पर कोई निर्माण कार्य या जो भी ये करना चाहते हैं जिसके हाथ में आएगा। और नानकबता भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नानकबता में आयोजित भव्य जनजातीय गौरव दिवस समारोह आज ऐतिहासिक बन गया, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कुल 1967.97 लाख की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय नानकबता के शिलान्यास और 1 करोड़ की लागत से निर्मित नगर निकाय भवन के लोकार्पण की सौगात क्षेत्रवासियों को दी। जनसागर की उपस्थिति के बीच मुख्यमंत्री ने विकास की नई दिशा तय करते हुए साधु नगर में कैलाश नदी पर पुल निर्माण, राय सिख भवन हेतु अनुदान, नानकबता बांध को मेगा पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने और सनातन धर्म उत्थान समिति भवन और मंदिर निर्माण को सहायता, ज्ञानपुर, बकरी डंडी, औदली, ढोरी, देवीपुरा पर्वती उत्थान समिति के अतिरिक्त कष्ट निर्माण और खटीमा के नए बस स्टैंड को महाराणा प्रताप नाम दिए जाने जैसी 7 बड़ी घोषणाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। इसमें हमारे जनजाति समाज के उत्थान का, उनके आगे आने का संकल्प और मजबूती से लिया जाता है। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को इस अवसर पर नमन करता हूँ और हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजाति समाज के उत्थान का संकल्प लेकर अनेक कामों को आज आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे भारत सरकार विद्यालय, वन ग्राम योजना सहित सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है, जनजाति समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। और खबर रामनगर से, जहां पटरानी गांव के पास संदिग्ध हालत में पड़े पाए गए महिला के शव की हत्या के मामले पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतका की दादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी ने गला दबाकर पत्नी की हत्या करने का जुर्म कबूल किया। आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि मृतका 4 माह से किसी अन्य के साथ रह रही थी। बीते 6 नवंबर को वह उसे वापस ले आया था। 9 नवंबर रात अपनी ताई के घर पटरानी लेकर गया, जब गला दबाकर हत्या करने के बाद वापस लौट आया। 11 नवंबर को यूपी के बिजनौर के थाना रेहड़ के हरिकिशन निवासी सुनीता देवी पत्नी करण सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी।
खबर रुद्रपुर से, जहां नगर निगम के महापौर विकास शर्मा ने बिहार चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ हर वर्ग और हर धर्म के लोगों तक बिना भेदभाव पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबके लिए समान रूप से काम कर रही, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। महापौर शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता ने अपने मतदान से यह सिद्ध कर दिया कि देश में मोदी के नेतृत्व पर सबको भरोसा है। विकास कार्य कर रहे हैं और किसी भी वार्ड को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी भी वार्ड को हम अलग से नहीं करेंगे। सभी वार्डों को एक रूप से विकसित करेंगे, चाहे सड़क हो, नाली हो, खड़ंजे हो, बारात घर हो, हर वार्ड का हम एक पूरा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर गढ़वाल से, जहां आर्यन छात्र संगठन उत्तराखंड के 2 दिवसीय प्रदेश अधिवेशन हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर श्रीनगर में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर से संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विभिन्न महाविद्यालयों के नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान संगठन की दिशा, व्यापक भूमिका और आने वाले वर्ष के कार्यकलापों पर विस्तृत चर्चा की गई। महासचिव पद पे हूँ आर्यन छात्र संगठन से गढ़वाल विश्वविद्यालय में श्रीनगर में। इसलिए ये कहेंगे कि हमारी जो कार्यकारिणी रहेगी, जो इस बार का हमारे कार्यकाल रहेगा, इसमें सभी लोगों को जो हम यहाँ कार्यकाल करेंगे उन्हें भी हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे काम करना है आगे और कैसे कैसे बड़े काम करने हैं। और साथ ही छात्र राजनीति के साथ साथ हमें आगे प्रदेश में भी बढ़ना है। इसमें हमारा जो 20वां स्थापना दिवस आज श्रीनगर गढ़वाल में मनाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड आर्यन छात्र संगठन उत्तराखंड का इकलौता छात्र संगठन है। जितने भी छात्र संगठन है वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के ध्रुव हैं और राजनीतिक पार्टियों से संचालित होते हैं। आर्यन छात्र संगठन विशुद्ध रूप से एक इंडिपेंडेंट छात्र संगठन है जो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखता है। और आर्यन छात्र संगठन अपने 20वें स्थापना दिवस में प्रवेश कर गया है। हमें प्रदेश संयोजक की जो जिम्मेदारी मिली है, मैं संगठन का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। ये एक जो प्रदेश अध्यक्ष की आज जिम्मेदारी मुझे मिली है, ये सिर्फ एक पद नहीं है, एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है तमाम उन छात्रों की, ये जिम्मेदारी है तमाम उस रोजगार की, ये तमाम उन युवाओं की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमको आगे ले जाना है और आने वाले 3 वर्षों में हमें हर उस छात्र की और हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़नी है जो इस उत्तराखंड के अंदर रहकर शोषित हो रहा है। छात्रों की लड़ाई तो हमने बहुत लड़ ली, अब मेरा ये मानना है कि हमें विश्वविद्यालय से बाहर निकलकर एक आम जनमानस की लड़ाई को भी लड़ना है। आर्यन एक धरातल इकाई है छात्रों के, और इसका उद्देश्य प्रदेश में जितने पीड़ित छात्र हैं उनके लिए काम करना है। और आज हमें 20 साल पूरे हुए, ये बड़ी गर्व की बात है कि 20 साल ये प्रदेश का सबसे बड़ा अपना संगठन है और इससे जुड़े हुए लोगों के लिए बड़े हर्ष की खुशी कि हमारा ये 20वां स्थापना दिवस है और आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। और खबर नैनीताल से, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिए शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे दर्जनों कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को 19 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य मेडिकल बोर्ड के महानिदेशक को नोटिस जारी कर फर्जी प्रमाण पत्रों की सत्यता जांच कर जवाब देने और दाखिल करने को कहा। आपको बता दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड उत्तराखंड शाखा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि अपात्र लोग धोखाधड़ी से दृष्टिबाधित श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। सर, ये जनहित याचिका देहरादून मामले से रिगार्डिंग है, जहाँ पे को जो डिसेबिलिटीज़ से रिगार्डिंग एक NGO है देहरादून में जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो देख नहीं पाते उन लोगों के बिहाफ में हुई थी। उन्होंने जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो क्या बोलते हैं रीअसेसमेंट करने के लिए, यानी कि जो रीवैल्यूएशन चेक करने के लिए जो लोग पहले से ही इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेस पे जॉब पे हैं उनको प्रमोशन के रिगार्डिंग इवैल्यूएशन मांगा था। तो उसमें यह पाया गया कि 52 लोग जो थे उसमें से सिर्फ 13
यानी कि 13 लोग सिर्फ एलिजिबल पाए गए, बाकी जो थे या तो नॉट अपीयर दिखे और काफ़ियों के उसमें कागज़ों में जैसे कि आईडी पहचान नहीं पाई दिक्कत थी और कुछों के नंबर्स क्लियर नहीं हुआ है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2021 में हुए 99 कुंतल के अधिक का अनाज बिना वितरण और रख रखाव के चलते सड़ने और डीएम के आदेश पर दोषियों से रिकवरी के आदेश को जिला पूर्ति कमिश्नर द्वारा माफ किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने रिकवरी के फाइल संरक्षित करने के साथ राज्य सरकार से पूछा कि खाद्य आपूर्ति कमिश्नर के पास ये अधिकार है कि वह इसे माफ कर सकता है। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी अभिजीत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2021 में सस्ता गल्ले के तहत बांटा जाने वाला 99 कुंतल से अधिक का अनाज रखरखाव के अभाव में सड़ गलकर खराब हो गया, जिसकी जांच के बाद जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने दोषियों के रिकवरी करने के आदेश दिए। हमने पीआईएल फाइल की थी। ये पीआईएल इसलिए थी कि एक इंक्वायरी 2021 में हुई थी जिसमें ये आपदा प्रबंधन के जो अनाज वितरण था उसमें घपला हुआ था। अनाज वितरण में पूरी जांच हुई, उसमें ये पाया गया था कि 99 कुंटल से ज़्यादा का अनाज का जो वितरण करने की वो नहीं किया गया था, वो रख रखाव के कारण सड़ गया था। उसमें कई अधिकारियों को दोषी साबित किया गया था। वो उसमें कार्रवाई चल रही थी। उसमें उधम सिंह नगर के डीएम ने जब उनके कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव को लिखा तो अचानक ही कमिश्नर द्वारा एक ऑर्डर पास कर दिया गया जिसमें कि वो जो रिकवरी थी वो खत्म कर दी गई है। खबर कोटद्वार से, जहां उत्तराखंड में लंबे समय से भारतीय सेना में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए गढ़वाल राइफल की ओर से 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2026 तक कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन हो रहा है। इस रैली के लिए यूथ फाउंडेशन कोटद्वार में 150 युवाओं को अपने कड़वाश्रम स्थित प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनिंग दी जा रही है। यूथ फेडरेशन के ट्रेनर जसवीर सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। पर हमारे कोटद्वार यूथ फाउंडेशन कैंप में इस समय जो प्रशिक्षण ले रहे हैं 150 बच्चे करीब ले रहे हैं और आने वाली 15 जनवरी को जो इनका फिजिकल टेस्ट है कौड़े कैंप कोटद्वार के अंदर गवर सिंह कैंप में, तो उसके लिए इनकी पूरी तैयारी चल रही है। और इनका जो सुबह से रूटीन है कि इनका सुबह अपना पीटी और शाम को भी पीटी, दिन का अपना रूटीन वर्क, और बीच में हम इनको पूरी आर्मी की एक्टिविटी बताते रहते हैं कि कैसे आर्मी में जाने के लिए आपको तैयार होना है। खबर ऋषिकेश से, जहां त्रिवेणी घाट को तुरंत ही पुलिस द्वारा खाली कराया गया। सूचना भूकंप से टिहरी डैम के प्रभावित के कारण टिहरी डैम में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। ऋषिकेश में भूकंप आपदाओं को लेकर मॉक ड्रिल के तहत त्रिवेणी घाट को खाली कराया गया। देहरादून कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर टिहरी डैम से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके लिए नदी तटीय इलाकों को खाली कराकर प्रशासन ने सभी विभागों के रिस्पांस टाइमिंग को चेक किया। और नैनीताल के मल्लीताल स्थित अंडा मार्केट पार्किंग के पास अचानक पांगर का भारी भरकम पेड़ पार्किंग पे खड़ी 2 बुलेरो पे गिर गया, जिसके चलते कुछ देर के लिए मार्ग रुक गया और सड़क में लंबा जाम लग गया। गनीमत रही कि जब पेड़ वाहन पर गिरा तो उस समय कोई मौजूद नहीं था। घटना की सूचना पर दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इलेक्ट्रिक कटर की मदद से पेड़ को अलग अलग हिस्सों में कर रास्ते से हटाया। मार्केट में उसकी तरफ मेरे तरफ मौके पर पहुंचकर एक पांगर का मोटा पेड़ जिसमें 2 गाड़ियां लगभग थोड़ा डैमेज हुई है और कोई जनहानि नहीं हुई, उसको रोड से हटा दिया गया है। अभी खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।